चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना ये है कुछ इम्पोर्टेंट जो बात था वो मैं आपको बताना भी चाह रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एनसीईआरटी और करंट अफेयर साथ में मिलेगा। एडवांस कोर्स आप देख सकते हो 21 के लिए प्रोग्राम है ये 2021 के लिए, जिसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट जो है आपका होगा। इस नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, ये आपकी फ़ी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो क्या है देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एरा इंस्क्रिप्शंस थ्रो लाइट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ अ गिफ्ट ऑफ 6 मैरिट्स अ मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड गिफ्टेड टू अ पर्सन। इन्हें निम्नलिखित में से किस में चोल युग के शिलालेख किसी व्यक्ति को उपहार में दी गई 6 मार्ट्स एक मापने वाली इकाई के उपहार के रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? 2 सेकंड आपको मैं देता हूं, आप इस बारे में सोचिए। तो चलिए इस बारे में देखते हैं। इसका आंसर जो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो क्यों? देखिए दुर्लभ रेनेती जो चोल है युग शिलालेख का पता चला, तो यह दुर्लभ शिलालेख हाल ही में आंध्र प्रदेश का कटप्पा यानी कड़प्पा जिसको बोल सकते हैं जिले के एक दूर दराज के गांव से पता चला है। ये एक डोलोमाइट स्लैब और सेल पर उत्कीर्ण पाया गया था। शिलालेख पुरातन तेलुगु में लिखा गया था और यह 8वीं शताब्दी के एडी को सौंपा गया था, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के शासन में था। इस शिलालेख से क्या पता चलता है? देखिए यह एक व्यक्ति को उपहार में दी गई 6 मार्टर भूमि की एक मापने की इकाई के उपहार के रिकॉर्ड पर प्रकाश डालता है। तो शिलालेख की अंतिम पंक्तियां उन दिनों नैतिकता की दी गई प्राथमिकता का संकेत है। यह उन लोगों का कहना है जो सुरक्षा करते हैं। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिलालेख अश्वमेघ यज्ञ के संचालन की स्थिति प्राप्त करेगा और इसे नष्ट करने वाले वाराणसी में मृत्यु के कारण होने के बराबर का पाप जो है उकसाएंगे। ऐसी जो है व्यथा है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें समझना है चोला के बारे में, राइट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए चोला राजवंश को लेकर अगर हम बात करें तो चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शब्द की जो व्युत्पत्ति है विभिन्न प्रकार से की जाती रही है। कर्नल जेरिनो ने चोल शब्द को संस्कृत काल एवं कोल से संबंध करते हुए से दक्षिण भारत के कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय का एक सूचक माना है। जो चोल शब्द को संस्कृत चोर तथा तमिल में चोलम से भी संबंध किया गया है, किंतु इनमें से कोई मत ठीक नहीं है। ठीक है, आरंभिक काल से चोल शब्द का प्रयोग इसी नाम के राजवंश द्वारा शासित प्रजा और भूभाग के लिए व्यवहारित होता रहा है, राइट। तो संगम युगीन मन्नी मैकले में चोलों को सूर्यवंशी कहा है। चोलों के अनेक प्रजाति नामों में सेम्बियन भी है। तो सेम्बियन के आधार पर उन्हें सीबी से अवधूत सिद्ध करते हैं। 12वीं सदी के अनेक स्थानीय राजवंश अपने ही करिकाल से उद्यत कश्यप गोत्रीय बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक समझना है कि मैंने संगम युगीन का नाम लिया, ये संगम युगीन क्या है? देखिए इस बारे में जब हम चर्चा करते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक पसरा हुआ है। यह नाम संगीत साहित्य के नाम पर पड़ा है। संगीत साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे, राइट। अब यहाँ पे भाषाएं कौन थी? तमिल और संस्कृत थी। धार्मिक समूह जो था हिंदू था। राजा जो शासन बोल सकते हैं 1848 1871 के बीच में जो है विजय जिसको बोल सकते हैं विजयालय चोल का था। 1246 से 1279 के बीच में राजेंद्र चोल III का जो था यानी तीसरा का जो वहाँ पे जो है शासक था। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसकी स्थापना 300 ईसा पूर्व हुई थी। मध्यकालीन चोल का उदय हुआ था 848 में, अंत हुआ 1269 में, 79 में। तो चोलों के उल्लेख अत्यंत जो है प्राचीन काल से प्राप्त होने लगते हैं। कात्यायन ने चोलों का जो है उल्लेख किया है। अब ये कात्यायन कौन है मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। कात्यायन वररुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। वे 9 सुलभ सूत्रों में से के रचयिता भी हैं। तो अशोक के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख उपलब्ध है, किंतु इन्हें संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों में करी काल अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। संगम युग के पश्चात इसका चोल इतिहास अज्ञात है। फिर भी चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रेनडू यानी जिला कुडाया प्रदेश में चोल पल्लवों चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे हैं। वहीं पे अगली जो हमारी है आप यहाँ पे देख सकते हो
चेब्रालू। चेब्रालू क्या है, देखिए चेब्रोलू भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का एक गांव है। तेनाली राजस्व मंडल में चेब्रोलू मंडल का मुख्यालय है। ये कभी काकतीय राजवंश की एक बौद्ध स्थल और क्षेत्रीय राजधानी थी। पुरातत्व खुदाई में सातवाहन और इक्ष्वाकु काल के बौद्ध कलाकृतियों का यहाँ पे पता चला है। जिला गुंटूर है। मौसम यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पे 87% नमी है। जनसंख्या 11,626 है 2011 के अनुसार। और अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया कोड, देखिए कभी कभी आ जाता है, ऐसा उतना डिटेल पूछेगा नहीं, एरिया कोड को छोड़ देते हैं हम लोग। अब अगला जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जिसको बोल सकते हैं 200 वर्ष पुरानी बस्ती की खोज जो की गई थी। किसके बारे में, नगरधन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में नायडपट्टू के निकट, ठीक है, नायडपट्टू के निकट जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई के पहले चरण में व्यापक तौर पर ईंटों वाली संरचना से विशाल बस्ती का अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे गोटीरपल्लू, मैं सॉरी नगरधन की बात करो, गोटीरपल्लू के बारे में यहाँ डिस्कस करें, जहाँ पे जिसकी आप अक्षांश यानी बात कर सकते हो 13 डिग्री 56 मिनट 40, जिसको बोल सकते हो उत्तर में 69 डिग्री 59 मिनट पूरब में। तो नायडूपेट से लगभग 17 किलोमीटर पूरब और तिरुपति तथा नेल्लोर से 80 किलोमीटर दूर स्वर्णमुखी की सहायक नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। विस्तृत तकटिबंधीय अध्ययन और ड्रोन से मिली तस्वीरों से एक किलेबंद प्राचीन बस्ती की पहचान करने में मदद मिली है। बस्ती की पूर्वी और दक्षिणी की और किलाबंदी काफ़ी स्पष्ट है, जबकि दूसरी ओर जो है आधुनिक बस्तियों के कारण यह स्पष्ट प्रतीत होती है। इस स्थान की खुदाई से ईंट से निर्मित विभिन्न प्रकार और रूपों की संरचना मिली है। खुदाई में मिली हुई अन्य प्राचीन वस्तुओं में विष्णु की एक आदमकाद मूर्ति और वर्तमान युग की शुरुआती शताब्दियों के दौरान प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तन शामिल हैं। इस खुदाई में पक्की ईंटों में से जो है निर्मित संरचना मिली है, जो 75 मीटर से अधिक लंबी, लगभग 3.40 मीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर ऊंची है। खुदाई में ईंट से बना आयताकार टैंक भी मिला है। स्थल के निर्माण की समय अवधि क्या है, ईंटों का आकार 43 से 40 सेंटीमीटर आकार है, जिसकी तुलना कृष्णा घाटी यानी अमरावती और नागार्जुन कुंडा की सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की संरचनाओं से की जा रही है। ईंटों की आकार और अन्य खोजों के आधार पर इन्हें दूसरी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा उसके कुछ समय बाद लगभग 2000 वर्ष पूर्व के समय का माना जा रहा है। तो खुदाई में मिले अवशेषों के अलावा गांव के पश्चिमी हिस्से की खुदाई से विष्णु की मूर्ति भी मिली है। दोस्तों, इन क्षेत्रों के लोगों ने प्राचीन काल में व्यापार के सुगमता के लिए समुद्र, नदी और झील यानी पुलिकट से निकटता को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर 2 नगरों को बसाने की प्रमुखता दी थी। तो विष्णु की आदमकाद मूर्ति कह दे कि खुदाई से प्राप्त विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 मीटर है। विष्णु की प्रतिमा 4 भुजा वाली, जिसमें ऊपर की ओर दाहिनी और भुजा में क्रमशः 4 चक्र और जो है क्रमशः चक्र और शंख विद्यमान है। नीचे की ओर दाहिनी भुजा श्रेष्ठ वरदान मुद्रा में है और बायां हाथ कटिहस्त मुद्रा यानी कूल्हे पर आराम की मुद्रा में है। अलंकृत शिरोवस्त्र, जनेऊ, योगोपवीत 3 सूत्रों वाला धागा और सजावटी वस्त्र जैसी मूर्ति कला विशेषताएं इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि यह मूर्ति पल्लव काल लगभग 8वीं शताब्दी की है। टेराकोटा से निर्मित स्त्री की लघु मूर्ति यानी दूसरी प्राचीन वस्तु जो खुदाई से प्राप्त हुई है स्त्री की लघु मूर्ति यानी टेराकोटा से निर्मित, जिसमें दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं। शंखवाकार घड़े, मिट्टी के बर्तन में सबसे आकर्षक खोज निर्माण संरचना के पूर्व दिशा में रखे गए शंखवाकार घड़े या जार का तल आधार है। और इस तरह के शंखवाकार जार तमिलनाडु में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें रोमन एम्फोरा जार जैसे 4 जिन्हें पकड़ने के लिए 2 हैंडल बने होते हैं की नकल करके बनाया गया। और खुदाई से प्राप्त टूटी हुई टेराकोटा पाइप की एक श्रृंखला जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो इस स्थल के निवासियों द्वारा निर्मित नागरिक सुविधाओं के बारे में जो है पता चलता है। जल निकासी की व्यवस्था क्या देखिए, स्थल की खुदाई से प्राप्त जल निकासी का अवशेषों से उस समय के जल निकासी व्यवस्था को समझा जा सकता है। तो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मिश्रित पत्थर के औजारी क्षेत्र में प्रागैतिक हासिक जीवन की ओर भी संकेत करते हैं। तो खुदाई का स्थल पर एम्फोरा जारों की उपस्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि बस्तियां व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रही होंगी। समुद्र तट से स्थिल या फिर स्थल की निकटता से पता चलता है कि यह स्थल समुद्री व्यापार में शामिल रणनीतिक बस्ती के रूप में कार्य करता होगा और स्थल पर भविष्य में किए जाने वाले शोध कार्यों से इस स्थल के बारे में और अधिक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे। गोटीपरोलू और इसके चारों ओर 15 किलोमीटर के दायरे में किए गए अन्वेषणों से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे पुडरू में ऐतिहासिक बस्ती, मल्लम में सूर्य ब्राह्मण ने मंदिर, एकासरी में अद्वितीय रॉकेट लेटराइट वापी और बावड़ी तथा तिरुमुरी को विष्णु मंदिर। इसके अलावा इस स्थल के पूर्व में समुद्री तट, विभिन्न प्रकार के पुरावस्तु
शिशु से भरा हुआ है जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। प्रागैतिहासिक समय के दौरान 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित दोनों किलेबंद नगरियां बस्तियां इस बात की संकेत देती हैं कि महत्वपूर्ण रणनीतिक उपस्थिति और समुद्र तट नदी तथा पुलिकेट झील से निकटता के चलते इस स्थान को व्यापार हेतु अधिक प्रमुखता दी गई थी। नगरधन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं इस बारे में आपको बता दूं कि नगरधान भारतातिल महाराष्ट्र, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप ये एक बहुत ही महाराष्ट्र का एक जगह है, आपको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र में है और ये एक बहुत बड़ा गांव है नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि रामटेक तालुका जो हेड क्वार्टर है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे। इससे ज़्यादा देखिए इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं लेनी है, ये काफ़ी इससे ज़्यादा हमें इस बारे में समझना भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ये जो एरिया है, राइट, इस एरिया के बारे में अगर मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल एक एग्जीबिशन किया गया था, खुदाई किया गया था, यहाँ में कॉन्क्रीट एविडेंस मिला था, कुछ धार्मिक कॉन्क्रीट एविडेंस मतलब पत्थर से संबंधित कुछ इस तरीके के मिले थे। और देखिए शहर के परिधि में प्राचीन शहर जो है नगरधन, राजसी नगरधन के किले के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये आपको इस बात को यहाँ पे समझना है। तो जो एक किले के लिए प्रसिद्ध है नगरधन किले, राइट। तो यहाँ पे हमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर समझनी है, जो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना भी होगा कि इस शहर की परिधि में स्थित प्राचीन शहर नगरधन राजसी नगरधन किले के लिए सबसे प्रसिद्ध एक जटिल परिसर या चौकोर आकार के संरचना, एक बुर्ज और आंतरिक दीवार के साथ बाहरी परिसर का प्राचीर का दावा करती है। तो किले का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गोंड शासक बख्त बुलंद ने किया था। बाद में 1740 ईस्वी में रघुजी भोसले ने नागपुर के पूर्वी हिस्से की रक्षा के उद्देश्य के साथ इस पर अधिकार कर लिया था। तो बस यही है। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन चोला रिलेटेड इन, भारत इतिहास के संदर्भ में उत्तरामेर शिलालेख चोल किससे संबंधित है। अब इसको 2 सेकंड देता हूँ, इस बारे में आप सोचिए। आप आंसर ये होगा इसका स्वशासन प्रणाली। अब ये क्यों होगा इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, लेकिन इससे पहले उत्तरामेर शिलालेख के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तरामेर जो इंस्क्रिप्शंस है, राइट, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था उत्तरामेरूर शिलालेख को लेकर, सॉरी फॉर दैट। तो आप इसके बारे में थोड़ी चीज़ों की जानकारी आप ले ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको कि देखिए उत्तर मेरूर से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से परिज्ञात होता है कि पल्लव एवं चोला शासन के अंतर्गत ग्राम अधिकतम स्वायत्ता का उपभोग करते थे। तो 10वीं शताब्दी का एक लेख आज भी एक मंदिर की दीवार पर खुदा है, जो ये बताता है कि चोला जो लेख है चोल शासन के अंतर्गत स्थानीय सभा किस प्रकार कार्य करती थी। ये तो आपने इसके बारे में देखा। इसमें जो आंसर भी हम लोगों ने बताया था कि इसका आंसर आपको ढूंढना है इस क्वेश्चन का कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में उत्तरामेर शिलालेख किससे संबंधित है। आप इसका आंसर ढूंढिए, आप इसके बारे में बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, राइट। चलिए इसका आंसर होगा स्वशासन प्रणाली, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होगा। कुछ जानकारियाँ लेते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, तो इनके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। देखिए अगर मैं सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम की बात करूँ तो जो वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन के शासन काल के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्ड की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा महत्व दिए जाने एवं ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। गौरतलब है कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। तो गांधी जी के दबाव के परिणाम स्वरूप इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट कुछ समझना भी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश शासन के समय से ही अगर बात करूं, पंचायतें स्थानीय शासन के रूप में कार्य करती थी, परंतु यह कार्य सरकारी नियंत्रण में होता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन का कार्य किया जाता था। स्वतंत्र भारत में इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनकी ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार जो प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने और बनाने के लिए आवश्यक हो। तो भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन 1992 में किया गया
और संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1943 से तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया। और 73वें 74वें संशोधन संविधान संशोधन से पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये चीज़ आपको समझना है। और एक कमेटी भी बैठी थी, बलवंत राय समिति, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, आप पॉलिटी में बात काफ़ी लंबा हो जाएगा। और विभिन्न राज्यों में पंचायती संस्थानों का नाम देखिए, बिहार ग्राम सभा जो है ये अलग अलग है। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बैठी थी और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान के अनुच्छेद 40 के रूप में एक निर्देश समाविष्ट किया गया, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाए गए, ऐसी सारी चीज़ें मेंशन है। और संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 25 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू किया गया। इसके प्रमुख विशेषताएं भी, जैसे 3 सोपान प्रणाली यानी 3 टियर सिस्टम, और ग्राम पंचायत, इसमें आप देख लेना, ये सारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, आप उसको अपने बुक में देखना, इसी में सारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं, भारतीय कर व्यवस्था। इस बारे में कुछ आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन कुछ जानकारियाँ मैं देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, धारा 10 के अनुसार आय के कुछ मदे करदाता की पूर्ण आय में सम्मिलित नहीं की जाती है, इसलिए वे मर्दे करों से मुक्त होते हैं। जैसे कृषि संबंधी आय, छात्रवृत्ति आदि, इसमें टैक्स नहीं लगता है, राइट। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बात आपको समझना है कि भारत में जो आयकर विभाग के बारे में अगर कुछ जानकारी लेंगे तो 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT को प्रभावित किया गया, जिससे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया। और ये केंद्रीय राज्य बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार को जो है क्या करता है, प्राप्त करता है। और CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंत, एक तरफ से CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजनाएं का एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून का प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। तो एक संवैधानिक प्राधिकरण में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यशील है। तो बोर्ड के अधिकारी अपने पदन क्षमता में मंत्रालय के एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं और लेवी और प्रत्यक्ष करों के संग्रह से संबंधित मामलों का लेन देन करते हैं, ठीक है। और प्रशासनिक सुधार और आयकर विभाग के प्रभावशाली कार्यों के लिए बदलाव से संबंधित नीतियाँ तैयार करते हैं। इससे ज़्यादा आपको जो है जानकारी नहीं लेनी है। अगली जो है हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है विदेश व्यापार। देखिए, अगर विदेश व्यापार की मैं बात करूँ तो भारत के बड़े व्यापार सहयोगी कौन कौन से हैं। देखिए, भारत के वाणिज्य व्यापार के अनुसार भारत में 15 बड़े व्यापारी सहयोग ऐसे, जिनके साथ 2015-2016 में भारत के कुल व्यापार का 59.37% जो है व्यापार हुआ। ये आंकड़े वस्तु एवं कमोडिटी के व्यापार के आंकड़े हैं। इनमें सेवाओं एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामले सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये भारत में जो है 10 प्रमुख वस्तुएं जो सबसे ज़्यादा क्या की गई है आयात 2015 में, 2014 में वो क्या है 2014 तक। देखिए, तेल है, जेम्स प्रेसिस मेडल कॉइन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, मशीन इंजन पंप है, ऑर्गेनिक केमिकल है, प्लास्टिक है, आयरन स्टील है, एनिमल वेजिटेबल फैट एंड ऑयल्स है, और इसमें फिर और स्लैग ऐसे मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि भारत के विदेश व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाले सभी निर्यात एवं विदेशों से भारत में आए थे सभी सामानों से हैं। विदेशी व्यापारी आंकड़े वस्तुओं कमोडिटी के में व्यापार के आंकड़े जिनमें इनमें सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2015 में भारत ने 318.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का सामान निर्यात किया तथा 462.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य का सामान आयात किया। तो भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएं निर्यात करता है तथा 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुएं जो है आयात करता है। तो प्राचीन काल में भारत विश्व के सुदूर भागों से व्यापार करता रहा है। प्राचीन काल से मसालों और इस्पात का निर्यात होता रहा है। निर्यात मतलब देश से बाहर जाना। और रोम के भारत से व्यापारिक संबंध थे। तो देखिए, रोम के बारे में भी आपको जानकारी लेना है, राइट। देखिए, रोमन साम्राज्य यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य का विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र थे। तो फारसी साम्राज्य इसका प्रतिद्वंदी था जो फुरात नदी के पूर्व में स्थित था। और रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर लातीनी यूनानी भाषाएं जो है बोली जाती थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना। वास्को डी गामा जो है 1498 में कलिकट पहुँचा और इसके बाद उसकी यात्रा पुर्तगाल को इतना लाभ हुआ कि अन्य यूरोपीय भी यहाँ से व्यापार करने को आतुर हो गए। और भारतीय व्यापारियों ने जो है 1745 से पहले
के पहले अजरबैजान के बाकू के पास एक अग्रणी मंदिर का निर्माण किया था। तो वास्को डी गामा के बारे में कुछ जान लीजिए। 1948 में भारत को ये लूटने आया था, पुर्तगाल का लुटेरा माफिया था ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। पुर्तगाल के बारे में क्या जानेंगे? पुर्तगाली गणराज्य यूरोप खंड में स्थित देश है। ये देश स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। इस राष्ट्र का भाषा पुर्तगाली भाषा और इस राष्ट्र का राजधानी लिस्बन है। ठीक है। अग्नि मंदिर एक है जिसका मैंने नाम लिया ज्वाला मंदिर, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू के पास सुराखानी शहर में स्थित एक मध्यकालीन हिंदू धार्मिक स्थल है। इसमें पंचभुजा यानी पेंटागोन आकार के अहाते के बीच में एक मंदिर है। भारी दीवारों के साथ भी कमरे बने हुए जिनमें कभी उपासक रहा करते थे। बाकू आतिशगाह का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई थी। अजरबैजान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये अजरबैजान जो है, जिसको बाइजन अजरबैजान भी बोला जाता है, कॉकेसस के पूर्वी भाग में गणराज्य है। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ, भौगोलिक रूप से एशिया का ही भाग है। इसके सीमांत देश हैं जैसे आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की, और इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली, इतना काफ़ी है। अगला जो हमारा है उसके बारे में भारत की वास्तुकला को लेकर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि इसके बारे में अब क्या लेंगे, मतलब कुछ भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, भारत में जो है प्राचीन भारतीय जो कलाएं हैं उनका नाम ले लेता हूँ। सिंधु कला, वैदिक कला, मौर्यकालीन स्थापत्य या वास्तुकला, मूर्तिकला, स्तूप, कुषाण कला, गांधार कला, मथुर कला, मैं किला नहीं बोल रहा हूँ, कला बोल रहा हूँ, स्थापत्य कला, अमरावती की कला, गुप्तकालीन कला, और वास्तुकला में आप देख लीजिए अजंता की चित्रकला, बादामी के गुफा चित्र, एलोरा सिजरिया के बौद्ध चित्र, सीतान वासन के गुफा चित्र, एलिफेंटा बौद्ध मूर्ति कला, जैन कला, दक्षिण भारत की कला, पल्लवा कला, चालुक्य कला जो है, कोणार्क के मंदिर, कोरवाट, खजुराहो के मंदिर, मथुरा की मूर्ति कला, प्रतिहार कला शैली, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारत में जो है वास्तुकला की इतिहास उतना इंपॉर्टेंट है। फेंग शुई के बारे में जान लीजिए। फेंग शुई सौंदर्य शास्त्र की एक प्राचीन चीनी पद्धति है जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इसमें स्वर्ग, ज्योतिष और धरती भूगोल जिसे बोला जाता है दोनों के नियम प्रयुक्त होते हैं, जिसके द्वारा सकारात्मक ची वहाँ पे QI बोला जाता है, ची बोला जाता है, हम लोग इसको QI इंग्लिश में लिखते हैं और वो भी लिखते हैं, प्राप्त करके किसी जीवन में सुधार लाया जा सकता है। इसका कला का मूल पदनाम कानयू है। राइट, ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझनी और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टर्म भी है जो हम लोग इसको मानते भी हैं। अगला ये तो हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, वो क्वेश्चन क्या है कि रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा मामले 2002 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधारणा को विकसित किया। इसका आंसर आप देखिए क्या होगा, 2 सेकंड देता हूँ। इसका आंसर स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अवकाश याचिका होगा। राइट, ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं ना, तो इसमें आपको ये समझना है, ये ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि विशेष अवकाश याचिका क्या होता है। देखिए, इस बारे में बता दूं, ये विवेकाधीन शक्ति में निहित भारत के सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने मई में अपने विवेक से मना करने के लिए छुट्टी देने के लिए अपील की है। इस याचिका ये है, देखिए, कि आवश्यक करने के लिए राज्य के सभी तथ्यों के लिए आवश्यक है कि सक्षम अदालत के लिए क्या निर्धारित चाहिए या किया जाना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या है, इस बारे में थोड़ा आप जो है जान लीजिए कि ये हो गया आपका जो है समीक्षा पुनर्विचार याचिका। देखिए, ये क्या है जिसके बारे में याचिका की समीक्षा करें हम लोग बोल रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों में समीक्षा पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की जा रही है, जहां एक और याचिकाकर्ताओं ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और दूरसंचार राजस्व मामले में दिए गए निर्णय की समीक्षा की योजना बनाई। वो न्यूज़ में राम जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला निर्णय की समीक्षा करने पर तो सहमति जताई, लेकिन राफेल मामले की जाँच करने से इनकार कर दिया। राइट, तो इस संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हालांकि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इसका कारण यह है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य में सुनवाई के लिए आने वाले मामले के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है। तो समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने पूर्व के निर्णयों में निहित स्पष्टता का अभाव तथा महत्वहीन आशय की गौण त्रुटियों को समीक्षा कर उनमें सुधार कर सकता है। तो एक ये समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है? देखिए, नागरिक प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो फैसले से असंतुष्ट हो समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, भले ही उस वक्त के मामले में पक्षकार हो अथवा न हो। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित वर्ष 1996 के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका निर्णय के तारीखों के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। इसी आप ध्यान रखिएगा
ठीक है। कुछ परिस्थितियों में न्यायालय समीक्षा याचिका दायर करने की देरी को माफ कर सकती है यदि याचिकाकर्ता देरी के उचित कारणों को अदालत के सम्मुख पर जो है प्रदर्शित करे। ये चीज़ आप भारत की राज्य व्यवस्था में आप पढ़ सकते हैं, राइट। देखिए एक और पॉइंट था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए गैर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1973 में गठित किया गया था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत की सुरक्षा और इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। उपचारात्मक समीक्षा क्या है, इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए हाल ही में जो है निर्भया कैसे, इसको मैं मानता हूँ, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्यूरेटिव पिटिशन यानी उपचारात्मक याचिका शब्द की उत्पत्ति क्यूर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती दे रहा है। तो उपचारात्मक याचिका के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होने के बाद याचिका उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, को भेजी जाती है तथा इसके साथ ही याचिका से संबंधित मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीशों को भी भेजी जाती है। यदि उच्चतम न्यायालय पीठ उपरोक्त मामले पर पुनः सुनवाई का निर्णय जो है बहुमत से लेती है, तो ये उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के लिए पुनः उसी पीठ के पास भेज दिया जाता है जिसने मामले में पिछली बार फैसला दिया था, राइट। तो उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आने के बाद अपील के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उपचारात्मक याचिका में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा रेखांकित बिंदुओं के साथ उन सभी मुद्दों या विषय को चिन्हित किया जाता है जिसमें न्यायालय को लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो सामान्यतः उपचारात्मक याचिका की सुनवाई जजों के चैम्बर कार्यालय में ही हो जाती है, परंतु याचिकाकर्ता के आग्रह पर इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में भी की जा सकती है। तो उपचारात्मक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी भी स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र एमिकस क्यूरी के रूप में मामले पर सलाह के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो बुनियादी संरचना क्या है, आप ये उसको भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़े तो बेटर है। मैं कुछ आइडिया देता हूँ। देखिए संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। तो 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। तो ये हम लोगों ने देखा। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है मारवा आइलैंड समटाइम सीन इन न्यूज़, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, इसका आंसर आप ढूंढिए क्या होगा। यानी समाचार आइस में स्थित जो समाचार में भी हाल ही में आई थी कि स्थित मारवा द्वीप कभी कभी दृश्य में स्थित, ये कहाँ पे स्थित है? सिंपल है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा हिंदी टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ स्थित है इसका आंसर आपको बताना है, राइट। 2 सेकेंड है आपके पास, बताइए। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, अरब की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ठीक है, मारवा आइलैंड के बारे में मैं कुछ जानकारी देता हूँ। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास समय की भी समस्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए अगर मैं ख़ास तौर पे अगर बात करूँ मारवा आइलैंड के बाद में बात करता हूँ, पहले बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की बात कर लेता हूँ। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो हिंद महासागर और पूर्वोत्तर के भाग पर है। मोटे रूप से त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिम और अधिकांशतः भारत एवं शेष श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से बर्मा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से घिरी है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर जो है 21,72,000 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं इसका जो है द्वीप समूह कार निकोबार है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, गंगा सागर, संत द्वीप, चोरवा है। और ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कैसे आता है। देखिए बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज़्यादा तूफान आने का समय अहम कारण हवा का दबाव है। तो पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज़्यादा ठंडा रहता है। इससे ज़्यादा आपको इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए, और भी आप इसके लिए ज्योग्राफी रेफर कर सकते हैं। अगला जो है अरबियन सागर, इस बारे में जान लीजिए। देखिए अरब सागर जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर लगभग 38,62,000 किलोमीटर सतही क्षेत्र घेरते हुए स्थित है तथा इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 2,400 किलोमीटर है। औसत गहराई 2,734 मीटर है और इसका हिस्सा हिंद महासागर है। द्वीप समूह पीरम आइलैंड है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा पीरम आइलैंड कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको कहाँ बोलना है, अरब सागर में। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अगला जो है इस बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो है अरब की खाड़ी यानी जिसको पर्शियन जो है गल्फ भी बोला जाता है। फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। 1980 और 1988 के इराक युद्ध के दौरान यहाँ खाड़ी के लोगों को कौतूहल का विषय बनी रही, जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के तेल जहाज़ों पर आक्रमण किया था।
ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट है। तो एक चीज़ और है कि क्षेत्रफल इसका 2,51,000 किलोमीटर है। मध्य पूर्व एशिया में द्वीप समूह वहाँ पे कौन कौन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अबू मूसा, किसम, किस, हरमुजा आइलैंड, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बसे जो देश है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है। वहीं अगली है दक्षिण चीन सागर। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है साउथ चाइना सी का जो मैटर है, जापान और जो है चाइना के बीच में काफ़ी चलता रहता है। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है, प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 5 महासागरों के बाद ये विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें संयुक्त रूप से द्वीप समूह कहा जाता है। और सागर और इसके इन द्वीपों पर इसके तट से लगते विभिन्न देशों के संप्रभुता की दावेदारी है, और इन दावेदारी को इन देशों द्वारा इन द्वीपों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों से भी दिखाई देता है। तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर भी बात करेंगे। तो स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर देखिए, दक्षिण चीन सागर में 750 से अधिक रीफों, समुद्र से बाहर उठने वाली चट्टानों, एटोलों और द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इतू अबा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। यह फिलीपींस और पूर्वी मलेशिया के तटों से आगे दक्षिण वियतनाम की तरफ जाते हुए तिहाई रास्ते पर मौजूद है। ये चीज़ ध्यान देना। अगला है प्रशांत महासागर। अमेरिका और एशिया के पृथक करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। पूर्वी चीन सागर जो है ईस्ट चाइना सी पूर्वी एशिया के पूर्व में स्थित एक समुद्र है। यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल करीब 12 लाख जो है 49,000 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चिम में चीन है, पूर्व में जापान के क्यूशू और नानसाई द्वीप हैं, और दक्षिण में ताइवान है। पूर्वी चीन सागर का सबसे अधिक गहराई लगभग 3,000 मीटर है, और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग बहकर इसी सागर में जाती है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि क्या है? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों का अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियम स्थापित करता है। यह संधि सन 1982 में तैयार हो गई, लेकिन इसमें एक नियम था उसके तहत जब तक 60 देशों को नुमाइंदे इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते ये किसी पे जो है उस प्रकार के लागू नहीं होगा। ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अगला हमारा जो है इसका आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क हाल ही में समाचार में था, वो कहाँ स्थित है? बर्फ में स्थित। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी का थोड़ा ये है, ये कहाँ स्थित है जो मैं बोल रहा हूँ उसी पर आप चलिएगा। इसके लिए मैं आप 2 सेकंड देता हूँ, इसका आप आंसर ढूंढिए क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, तंजानिया। तो चलिए इसके बारे में, सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क को लेकर मैं थोड़ी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बताता हूं जो आपको समझना भी है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूं ना, ये अगर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो इसलिए ये दे रहा हूं कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अब ये क्यों है? देखिए, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए, सेरेंगेटी नेशनल पार्क मारा और सिमू क्षेत्रों में सेरेंगेटी पारिस्थितिक तंत्र में एक तंजानिया राष्ट्रीय उद्यान है। ये लगभग 1.5 मिलियन से अधिक सफ़ेद दाढ़ी वाले वाइल्ड बेस्ट और 2,50,000 जेबरा के वार्षिक प्रवास के लिए और इसके कई नील मगरमच्छ और शहद बेजर के लिए प्रसिद्ध है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जो है क्षेत्रफल 14,750 किलोमीटर स्क्वायर है। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास 9 की जो बुक है, पेस्टलिस्ट वाली जो चैप्टर है, जिसमें चारागाह को लेकर है, चैप्टर 3 या 4 है, वो हिस्ट्री में, उसमें आप देखिएगा इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। सेरेंगेटी राष्ट्रीय, वहाँ पे इसके काफ़ी डिटेल बताया, हिस्ट्री बताया है। तो अगला जो है इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मुद्दे हैं जैसे तंजानिया को लेकर, लेकिन उससे पहले बोत्सवाना को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बोत्सवाना के बारे में जब चर्चा करते हैं ना, बोत्सवाना गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक असल रुद्ध देश है, राइट। तो 30 सितंबर 1960 की ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने से पूर्व इसे ब्रिटिश संरक्षित राज्य बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत इस देश ने एक नया नाम बोत्सवाना अपना लिया। राजधानी गबोरोने है, मुद्रा बोत्सवाना पुला है, डायलिंग कोड नहीं जानना आपको, राष्ट्रपति इसके हैं मोके गसी समासी है, महाद्वीप अफ्रीका है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी यहाँ का। वहीं तंजानिया के बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, तंजानिया का संयुक्त गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में केनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बरूंडी,
और कांगो दक्षिण में जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक से मिलती है तथा देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है। राजधानी डोडोमा है और राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफुली हैं और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। महाद्वीप अफ्रीका है। इंग्लिश भाषाएं वहाँ पे जो है आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली भाषा और अंग्रेजी है। वहीं पर अगली जो है दक्षिण अफ्रीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित गणराज्य। इसकी सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के साथ लगती है। जबकि लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। लेसोथो के बारे में जान लीजिए। भारतीय उच्चायुक्त जयदीप सरकार वहाँ पे हमारे जो एम्बेसडर हैं 2019 से। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानना है इसके बारे में। और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में। हीरो और बाद में सोने की खोज के साथ 19वीं सदी में द्वंद्व शुरू हो गया यहाँ पे हुआ था, जिसे अंग्रेज बुअर युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्रिटिश ने बुअरों पर युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन 1910 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश डोमिनियन के तौर पे सीमित स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई थी। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस यही है। और इसके बाद अगला जो है हमारा लास्ट है कीनिया, जिसको केनिया भी आप बोलते हैं। तो ये अफ्रीका में स्थित एक देश है, पूर्वी अफ्रीका में। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया और उत्तर पूर्व में सोमालिया यानी सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया जिला और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। देश की राजधानी नैरोबी है और केन्या में 5,81,309 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग मील, जिसको बोल सकते 2,24,445 वर्ग मील में शामिल है। जुलाई 2012 तक इसकी जनसंख्या लगभग 4.4 करोड़ थी। देश का नाम माउंट केनिया पर रखा गया है, जो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रतीक है। 1920 से पहले जिस क्षेत्र को अब केनिया के नाम से जाना जाता है उसे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका संघ के रूप से जाना जाता था। तो इससे ज़्यादा हमें इनके बारे में जानकारी नहीं लेना है। और राजधानी नैरोबी है। राजभाषा वहाँ पे स्वाहिली और अंग्रेजी है। और वहाँ के राष्ट्रपति उहुरु केनियात्ता हैं और प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा हैं। और यहाँ पे जो 2.3% ही पूरे विश्व का जल है और इससे ज़्यादा हमें जानना नहीं है। मुद्रा वहाँ पे केनियन शिलिंग है। और मानव विकास सूचकांक में जो है इनका 147वां रैंक है 2013 के अनुसार। और इंटरनेट हमें नहीं जाना है। समय मंडल वहाँ पे +3 है। ये चीज़ काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें जानना भी नहीं। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे।